ईटीवी की इस विशेष प्रस्तुति योग मंत्र में आज हम करेंगे पक्षी आसन का अभ्यास। लेकिन इस आसन का अभ्यास करने से पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। मत्स्य क्रीड़ासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए दोनों हाथ थाइस के पास में। अब धीरे से करवट लेते हुए पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे। अब धीरे से अपने बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को घुटने से अच्छे से मोड़ लें, अर्थात इतना मोड़ लें कि कोहनी घुटने के टच हो जाए। अब राइट हैंड को, दाहिने हाथ को ऊपर से गोल घुमाते हुए हाथ की हथेली को एक के ऊपर एक रख लें और सिर को हथेलियों के ऊपर टिका दें। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रखें, आंखें कोमलता से बंद कर लें और चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अर्थात पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक अपने पूरे शरीर को बिल्कुल शिथिल कर दें। शरीर के संतुलन को भी बनाए रखें, अर्थात शरीर को हिलने डुलने नहीं दें, इस दौरान एकदम ढीला छोड़ दें और श्वास की गति बिल्कुल सामान्य कर लें। कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को इसी पोजीशन में बनाए रखेंगे। अब दूसरी तरफ से करेंगे। पक्षी आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैर सामने से खोल लें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखते हुए अब धीरे धीरे दोनों पैरों में फासला कर लें, अर्थात दोनों पैरों में जितना अधिकतम फासला कर सकते हैं कर लें। अब दोनों हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ लें और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, अर्थात ठोड़ी को नीचे की तरफ लगा दें, जमीन पर लगाते हुए कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए दृष्टि सामने रखें और कोशिश करें श्वास की गति को इस समय सामान्य रखें। कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को इसी पोजीशन में बना के रखें, इसी अवस्था में बना के रखें और जब वापस आएं तो बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस ऊपर की ओर उठें। दोनों पैरों को सामने करते हुए हल्का सा विश्राम कर लें। एक बार फिर से देखेंगे इस आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को धीरे धीरे सामने से खोलें और दोनों पैरों में अधिकतम फासला कर लें। अब दोनों हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ लें और धीरे धीरे अपनी बेल्ट लाइन से आगे झुकते हुए ठोड़ी को जमीन पर टिकाते हुए दृष्टि सामने रखें और श्वास की स्थिति सामान्य रखें। कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को इसी अवस्था में बनाए रखें, इसी पोजीशन में बनाए रखें। जो खिंचाव या तनाव पूरे शरीर में बन रहा है उसे महसूस करते रहें इस पोजीशन में और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस उठकर बैठ जाएं। रिलैक्स करें। बेहद उपयोगी है ये पक्षी आसन का पूर्वाभ्यास। हो सकता है नए साधकों से पक्षी आसन पूर्णतः नहीं हो तो वे पक्षी आसन का पूर्वाभ्यास जो पूर्व में बताया गया है उसका अभ्यास कर सकते हैं। जिनको भी डायबिटीज है, मोटापा है, कमर पर एक्स्ट्रा फैट जिनको है या फिर लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट है, उनके लिए विशेष तौर से लाभकारी है ये पक्षी आसन का अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें जिनको भी कमर दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, वे इस तरह से आगे झुककर इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें और सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो तो भी आगे की तरफ नहीं झुकें। आज का योग मंत्र है, कोई भी आसन का अभ्यास करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करें, अर्थात किसी भी शक्ति का अतिक्रमण बिल्कुल नहीं करें। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ही आसन का अभ्यास करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू
किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आइए जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। पपीता की सफल खेती, एक कृषक का अनुभव। अंडे वाली मुर्गियों का आहार प्रबंधन। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई परंपरागत फसलों को छोड़कर फलों की खेती करने लगे हैं। इसके अंतर्गत यदि पपीते की बात की जाए तो इसकी खेती भी हमारे अनेक किसान भाइयों द्वारा की जा रही है, लेकिन खेती के वही परंपरागत प्रबंधनों, कीट एवं रोग व्याधियों के प्रकोप के कारण उतनी उपज नहीं ले पाते हैं जितनी की मिलनी चाहिए। लेकिन इन्हीं किसान भाइयों के बीच ग्राम तीगांव, जिला छिंदवाड़ा के मधुसूदन टोनपे एक ऐसे कृषक हैं जिन्होंने अपनी 10 एकड़ जमीन पर पपीते की खेती की है और उसमें अपने अनुभवों एवं वैज्ञानिक अनुशंसाओं को अमल मिलाकर 16 माह में लगभग 80 टन प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त किया। इसके अलावा इन्हें वैज्ञानिक तरीके से खेती करने एवं अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए केंद्र शासन, राज्य शासन एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा कई बार सम्मानित भी किया गया। तो आइए उनसे मिलने के लिए चलते हैं जिला छिंदवाड़ा के ग्राम तीगांव और जानते हैं उनके आय व्यय के बारे में। तो मैं अभी 5 साल से लगातार पपीता की खेती करते आ रहा हूँ। तो 1 एकड़ से 4 से 4.5 लाख रुपए तक मेरी आमदनी हो जाती। उसमें से खर्चा निकाल के 3.25 लाख रुपए करीबन मेरे को बच जाते। इस समय मेरे खेत में 10 एकड़ पपीता का प्लाट तैयार है और मैं हफ्ते में 2 गाड़ी दिल्ली के लिए भरता हूँ। दिल्ली, बनारस और जम्मू के लिए मेरा माल जाता है। अगर इस समय की बात अपन करें तो मेरी 80-90% तोड़ाई हो चुकी है। 20% मेरी तोड़ाई अभी बची है झाड़ पे। तो मेरे 1 एकड़ में 800 पौधे हैं, तो प्रति पौधा 90 किलो से 1 क्विंटल तक उत्पादन देता है। तो मेरी 80 किलो तक एक पौधे से अभी तोड़ाई हो चुकी है। तो रेट की बात करें तो एवरेज में रेट कभी 5 मिलता, 7 मिलता, तो एवरेज में 6 रुपए रेट अपना मिनिमम अपने को मिल जाता है। इसमें अगर अपन जो खर्चा आता है उसकी बात करें तो खर्चा यानी पहली बात है अपनी खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी में अपने को कम से कम यानी 1 एकड़ खेत में 4,000 रुपए लग जाते हैं। और जो अपन उसके नेट ये बनाते हैं बंड से वरम, तो उसमें अपने को 1500 रुपए के एकड़ में खर्चा आ जाता। और रही बात फिर वो गड्ढे बनाने की, तो गड्ढा इसका ज्यादा गहरा नहीं होता, तो 1000 रुपए में अपने 1 एकड़ के गड्ढे बन जाते हैं। रही बात ड्रिप की, तो ड्रिप में अपने को 11 से 12,000 रुपए खर्चा आता है। और फिर अपने को मोटर पंप का खर्चा है, तो वो 5,000 रुपए खर्चा समझो 1 एकड़ का। और जो पौधा है, पौधा 1 एकड़ का पौधा अपने को 10 रुपए के हिसाब से जो पकड़ा अपन ने, तो 8,000 रुपए के अपने पौधे हो जाते हैं। फिर गोबर खाद है, गोबर खाद 1 एकड़ में अपने को गोबर खाद 20,000 रुपए की गोबर खाद डालना है प्लव के पहले। फिर रासायनिक तो अपन कम डालते हैं, तो भी 12, 14, 15,000 की रासायनिक खाद डाल देते हैं। तोड़ाई और पैकिंग वो पूरी दोनों 25-30 हजार में हो जाती है 1 एकड़ की। और उसमें जो आदमी है उसका 3,000 रुपए महीने से वो आदमी देखरेख वाला आदमी देखरेख करता है। वो उसके यानी 30,000 रुपए 1 साल के हो गए कम से कम। इसके अलावा किसान भाइयों, इन्होंने पपीते के उद्यान में कर्षण क्रियाओं को मजदूरों के द्वारा कराया, जिस पर खर्च लगभग 10,000 रुपए आया।
साथ ही इन्होंने पौध सुरक्षा हेतु समय समय पर दवाओं का छिड़काव किया, जिसका खर्च 15,000 रूपए हुआ। इस प्रकार इनकी प्रति एकड़ कुल लागत 1,36,000 रूपए होती है। अब अगर इस लागत में 14 माह का बैंक का ब्याज 11,560 रूपए और जोड़ दिया जाए तो इनकी कुल लागत 1,47,560 रूपए प्रति एकड़ होगी। किसान भाइयों, चूंकि इन्होंने प्रति एकड़ से 4,80,000 रूपए की आय प्राप्त की है, अतः इसमें कुल लागत खर्च 1,47,560 रूपए घटा दें तो इन्हें प्रति एकड़ से लगभग 3,32,440 रूपए की शुद्ध आय प्राप्त होगी। इतना ही नहीं किसान भाइयों, अब इस शुद्ध लाभ में से भूमि का किराया 12,000 रूपए तथा स्वयं का प्रबंध किए व्यय 17,000 रूपए और घटा दें, तब भी इन्हें प्रति एकड़ 3,03,440 रूपए का शुद्ध वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। साथ ही वर्तमान समय में अभी पपीता के पौधों पर 20% फलों की तुड़ाई होना बाकी है, जिससे आने वाले समय में इन्हें अतिरिक्त आय की प्राप्ति होगी। किसान भाइयों, अभी आपने सुना इनके आय व्यय के बारे में। पपीते की फसल से इतना अच्छा उत्पादन प्राप्त करने में इन्होंने कौन कौन से प्रबंधनों को अमल में लाया, इस बारे में जानकारी के लिए देखना ना भूलें अन्नदाता का कल का अंश। सफल फसलोत्पादन में मृदा, पोषक तत्व एवं जल की अहम भूमिका रहती है, लेकिन विगत के कुछ वर्षों से अधिक उत्पादन की चाह में किसान भाइयों द्वारा रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होती जा रही है। परिणाम स्वरूप फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट देखी जा रही है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए आवश्यक है कि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खादों जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, केचुए की खाद, हरी खाद आदि का प्रयोग किया जाए। इसमें यदि हरी खाद की बात की जाए तो हमारे जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे हरी खाद हेतु उपयुक्त फसलें जैसे सनई, ढेंचा, मूंग, उड़द आदि उगाकर एवं उपयुक्त समय पर पलटाई कर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा ही सकते हैं। साथ ही उपज में भी आशातीत वृद्धि होगी। तो हरी खाद के लिए कौन कौन सी फसलें उपयुक्त हैं एवं इसकी पलटाई कब और कैसे करें, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हरी खाद के वे पौधे जिनकी जड़ें पर्याप्त गहराई तक जाती है, मृदा के विभिन्न स्तरों से पोषक तत्व एवं जल दोनों को ही लेने में सक्षम है। हरी खाद के रूप में उगाई जाने वाली फसलें, इसके अंतर्गत सनई। भारत के अधिकतर भागों में हरी खाद के लिए सनई की फसलें उगाई जाती है। सनई की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और 5 से 7 सप्ताह में 4 से 5 फुट ऊंची हो जाती है। पौधे जल्दी पककर खड़े नहीं होते हैं, जिससे मिट्टी में पलटने के बाद शीघ्र सड़कर खाद बन जाती है। हरी खाद की 50 से 60 दिन की फसल से 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से लगभग 25 से 30 टन हरी सामग्री मिल जाती है। ढैंचा। हरी खाद की प्रमुख फसलों में सनई के बाद ढैंचा का प्रमुख स्थान है। यह फसल कम वर्षा वाले या अधिक वर्षा वाले स्थानों में, जहां की पानी भरा रहता हो और लवणीय या ऊषर भूमि वाले क्षेत्रों में भली भांति उग सकती हो। इसमें सूखा एवं जल प्लवन सहने की क्षमता विशेष रूप से पाई जाती है। इसकी जड़ प्रणाली काफी सशक्त होती है। जड़ें काफी गहराई तक पहुंचकर नमी और पोषक तत्व ग्रहण करती है। धान में हरी खाद देने के लिए विशेष उपयुक्त पाया गया है। ऊसर में उग जाने के कारण इसका प्रयोग ऊसर भूमि के सुधार में किया जाता है। मूंग, उड़द, यह सभी फसलें खरीफ मौसम में उगाकर हरी अवस्था में खेत में पलटकर खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। जहां तक इसकी बुआई के समय की बात है तो हरी खाद की फसलों की बुआई मानसून आरंभ होने से पूर्व ही कर देनी चाहिए, क्योंकि वर्षा से पूर्व यदि फसल पलटाई के लिए तैयार हो जाती है तो धान की रोपाई में विलम्ब नहीं होता है तथा फसल को सड़ने में पर्याप्त समय मिल जाता है। हरी खाद वाली फसलों की बुआई के लिए खेत की विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बीजों में अंकुरन के लिए उचित मात्रा में नमी का होना नितांत आवश्यक है। उर्वरकों के प्रयोग से हरी खाद की क्षमता में वृद्धि। विशिष्ट मिट्टी में हरी खाद के लिए उगाई गई दलहनी फसलों की वृद्धि कितनी होती है और वह नाइट्रोजन का यौगीकरण करने में कितनी सक्षम है,
यह इस बात पर निर्भर करता है कि मिट्टी में फास्फोरस, कैल्शियम, मॉलिब्डेनम जैसे तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध है। यदि इनके पर्याप्त मात्रा मिट्टी में नहीं है तो फसलों की पर्याप्त वृद्धि के लिए इन तत्वों के ऊपर से डाला जाना आवश्यक होता है और फसल द्वारा मिट्टी में अवशोषित यह तत्व विघटन के बाद फिर अगली फसल को सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो जाता है। हरी खाद की फसल की खेत में पलटाई। हरी खाद के विभिन्न फसलों पर किए गए परीक्षणों से पता चलता है कि साधारणतया फूल बनने के समय इनकी पलटाई की जानी चाहिए। अधिकतर हरी खाद की फसलों में बुआई से लेकर 45 से 60 दिन के अंदर फूल आने लगते हैं। हरी खाद वाली फसलों की पलटाई उस समय करनी चाहिए जब उसमें मुलायम हरे पदार्थ की मात्रा अधिक हो। सामान्य हल्की भूमि में हरी खाद वाली फसलों को अधिक गहराई तक दबाना चाहिए, जबकि भारी मिट्टी में कम गहराई तक दबाना चाहिए। सूखे खेत में हरी खाद की फसल को पाटा चलाकर गिराने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल द्वारा जुताई करके उसे मिट्टी में दबा देते हैं। खेत की जुताई हमेशा उसी दिशा में करना चाहिए जिस दिशा में फसल गिराई गई हो। हरी खाद प्रयोग के बाद मुख्य फसल की बुआई। धान फसल की रोपाई से 15 दिन पूर्व हरी खाद फसल की पलटाई करने से उनके विघटन के लिए काफी समय मिल जाता है। हरी खाद वाली दलहनी फसलों द्वारा प्राप्त नाइट्रोजन की मात्रा इस प्रकार है। हरी खाद की फसल के अंतर्गत सनई, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 110 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ढैंचा 55 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, ज्वार 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, लोबिया 55 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर और मूंग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर पाया जाता है। हरी खाद प्रयोग की दशा में धान की फसल में नाइट्रोजन की आधी मात्रा कम की जा सकती है। हरी खाद की फसल पलटने के तुरंत बाद धान की रोपाई सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसलिए धान, गेहूं या धान वाले अन्य द्विफसली चक्रों में हरी खाद का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार किसान भाइयों, अगर कृषि प्रणाली में हरी खाद को समावेश किया जाए तो न सिर्फ रासायनिक उर्वरकों के प्रति निर्भरता को कम कर सकते हैं, बल्कि कम लागत पर एक अच्छी पैदावार की कामना भी कर सकते हैं। कार्यक्रम में अभी बाकी हैं कुछ और रोचक जानकारियां, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। देखो मुझे पावर मिल गया। ये है असली पावर। आयशर 5660, बड़ा ट्रैक्टर, बड़ा पावर। सभी धान उत्पादक किसानों की गंभीर भयावह बोझ बनती समस्या हानि पहुंचाने वाले कीट एवं रोग। क्या इस जटिल होती समस्या से निजात पाने हेतु है कोई कम लागत में पर्यावरण मित्रवत समाधान? जी हाँ, ईटीवी अन्नदाता आपके सामने प्रस्तुत करता है धान में समेकित नाशी जीव प्रबंधन VCD के रूप में। रामलाल जी के घर आया नया न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर। पहले तो लगा सिर्फ ट्रैक्टर आया है और उसके नीले रंग की चमक जब पत्नी की आंखों से खुशी बनकर छलकी तो लगा कोई खास आया है। अब संपूर्ण परिवार का प्यार और जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया है ये ट्रैक्टर। सुरेंद्र सिंह के साथ साथ रामलाल जी भी न्यू हॉलैंड के प्रचारक बन गए हैं। लहलहाती फसलों की जान, तरक्की की पहचान, न्यू हॉलैंड 32 से 90 हॉर्स पावर तक की अत्याधुनिक ट्रैक्टर श्रेणी जो आपको दे बेहतर फसल, बेहतरीन लाभ और आरामदायक सवारी। दुनिया भर में कृषि उपकरणों में अग्रसर न्यू हॉलैंड, हर प्रगतिशील किसान की पसंद। सभी धान उत्पादक किसानों की गंभीर भयावह बोझ बनती समस्या हानि पहुंचाने वाले कीट एवं रोग। क्या इस जटिल होती समस्या से निजात पाने हेतु है कोई कम लागत में पर्यावरण मित्रवत समाधान? जी हाँ, ईटीवी अन्नदाता आपके सामने प्रस्तुत करता है धान में समेकित नाशी जीव प्रबंधन VCD के रूप में। देखो मुझे पावर मिल गया। आयशर 5660, बड़ा ट्रैक्टर, बड़ा पावर। ये है असली पावर। आयशर का वादा उम्मीद से ज्यादा।
विराम के बाद अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को किसान भाइयों द्वारा अपनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मुर्गी पालन, अंडा व मांस उत्पादन हेतु काफी किसान भाई अपना रहे हैं। इस सह व्यवसाय को जिन किसान भाइयों ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर अपनाया है, वे अच्छी प्रकार से चला रहे हैं और अच्छी आय भी ले रहे हैं। वहीं कुछ मुर्गी पालकों को किसी न किसी प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है और ये समस्याएं तब पैदा होती हैं जब उनके आहार की व्यवस्था उत्तम नहीं होती है। तो किसान भाइयों, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि यदि मुर्गियों के आहार की उचित व्यवस्था को अपनाया जाए तो कुपोषण संबंधी बीमारियां कम आएंगी और मुर्गियों से अंडा उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों, यदि आप भी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो किस प्रकार के आहार प्रबंधनों को अपनाएं जिससे किसी प्रकार की समस्या न आए, साथ ही मुर्गी पालन व्यवसाय से अच्छा उत्पादन व आय मिले। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी नेमा से। अंडा देने वाली मुर्गियों के आहार प्रबंध के संदर्भ में कुछ बताने जा रहा हूँ। अंडा में जो भी प्रोटीन है, फैट्स हैं, एनर्जी है, मिनरल्स हैं, वो मुर्गी के शरीर में सही मात्रा में होना बहुत आवश्यक है। अब सामान्यतः जो लेयर का दाना है, यदि हम फार्म पर बनाते हैं, यदि हम खुद में मिनरल मिक्सचर मिलाते हैं तो उसमें डाइकैल्शियम फास्फेट है, लाइमस्टोन पाउडर है, नमक है, ट्रेस मिनरल्स हैं, उनको फार्मूला के हिसाब से मिला के मिनरल मिक्सचर तैयार कर लेना चाहिए। जैसे एक दिन की आयु से लेकर के हम 8 सप्ताह की आयु तक जो आहार देते हैं उसको आरंभिक राशन या स्टार्टर राशन कहते हैं। तो इसमें 50% मक्का, 27% विभिन्न खलियां जैसे मूंगफली, सोयाबीन, मछली का चूरा 10%, चावल पॉलिश 8%, घोंगा चूरा 2%, खनिज लवण 3%, साधारण नमक %.5 आवश्यकता होती है। और दूसरा जो 8 सप्ताह से 20 सप्ताह की आयु तक हम जो आहार देते हैं उसको वर्धक राशन या गृह राशन बोलते हैं। तो अवयवों में 45% मक्का, प्रोटीन के लिए 25% विभिन्न खलियां, 7% मछली का चूरा, 18% चावल पॉलिश, 3% घोंगा चूर और 2% खनिज लवण, %.5 नमक की जरूरत होती है। और 20 सप्ताह से ऊपर की आयु में जो आहार दिया जाता है उसको लेयर राशन बोलते हैं या लेयर ब्रीडर राशन बोलते हैं। कि लेयर राशन में 48% मक्का प्रोटीन, 25% खलियां, 8% मछली का चूर्ण, 11% चावल पॉलिश, 5% घोंगा चूर्ण, 3% खनिज लवण और %.5 नमक की आवश्यकता होगी। दूसरा, मुर्गियों में कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। जो मुर्गियों के अंडे का छिलका है उसका करीब 98% जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो उसकी पूर्ति के लिए हम सामान्यतः सेल ग्रिट मुर्गी आहार में 4.5 से 5.5% तक, तो उससे उनको कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा जो है उनकी पूर्ति हो सके। जो आहार हम कितना परोसें उसको कैसे ज्ञात करें? आप यदि ये तालिका देखेंगे आहार खपत की, तो ये देखा गया है कि 20 हफ्ते के आसपास करीब 70 से 80 ग्राम दाना मुर्गियां ग्रहण करती हैं और धीरे धीरे क्रमशः इनकी वृद्धि होती जाती है। जो मतलब भारी मुर्गियां हैं वो अधिक दाना खाती हैं, कम है तो इनके जो उम्र के हिसाब से है ये हमको दाना परोसना चाहिए और जो उनकी दाना की मात्रा है उसमें 10% की कटौती करना। ये अंडे देने वाली मुर्गियों में पानी की गुणवत्ता बनाए रखना बहुत आवश्यकता है। पानी का भंडारण टंकियों में अच्छा करें और पानी की टंकियों को हर 7 से 15 दिन में या कम से कम महीने में एक बार साफ सफाई करें उनको, और समय समय पर उनको ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन की जो टैबलेट्स आती हैं वो मिलाएं और उस पानी को कम से कम 12 घंटे तक स्थिर रखें। उसके बाद इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो हमको मुर्गियों से अधिक अंडा प्राप्त हो। मिलते हैं कुछ पल बाद। देखो मुझे पावर मिल गया। ये है असली पावर। आयशर 5660 बड़ा ट्रैक्टर
बड़ा पावर। सभी धान उत्पादक किसानों की गंभीर भयावह बोझ बनती समस्या हानि पहुंचाने वाले कीट एवं रोग। क्या इस जटिल होती समस्या से निजात पाने हेतु है कोई कम लागत में पर्यावरण मित्रवत समाधान? जी हाँ, ईटीवी अन्नदाता आपके सामने प्रस्तुत करता है धान में समेकित नाशी जीव प्रबंधन VCD के रूप में। रामलाल जी के घर आया नया न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर। संपूर्ण परिवार का प्यार और जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया है ये ट्रैक्टर। लहलहाती फसलों की जान, तरक्की की पहचान। न्यू हॉलैंड, हर प्रगतिशील किसान की पसंद। अन्नदाता में आपका पुनः स्वागत है। मौसम के आधार पर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को इस सप्ताह के कृषिगत कार्यों पर जानकारी। मौसम आधारित एकीकृत कृषि परामर्श सेवा योजना भौतिक शास्त्र एवं कृषि मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर व राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाइयों ग्रीष्मकालीन फसलें जैसे सोयाबीन, मूंग एवं उड़द फसल की कटाई एवं गहाई शीघ्र करें। रबी फसलों के बीजों को अच्छी तरह सुखाने के बाद ही भंडारण करें तथा ठंडा होने के बाद ही भंडारित करें। नए एवं पुराने अनाज या बीज को मिलाकर भंडारण न करें। तापमान अधिक रहने की संभावना है, अतः खाली खेतों की गहरी जुताई करें, जिससे नीदा, रोग एवं कीट नियंत्रण में मदद होगी। रबी फसलों के बीजों के भंडारण हेतु किसान भाई अपने गोदामों एवं भंडार गृहों की साफ सफाई कर मेलाथियान कीटनाशक के 0.2% के घोल का छिड़काव करें। साथ ही बोरों एवं थैलियों में जिनमें अनाज का भंडारण करना हो उन्हें भी अच्छी तरह साफ कर इस घोल से उपचारित कर सुखाकर रखें, फिर अनाज का भंडारण करें। किसान भाइयों, आगामी खरीफ मौसम में लगने वाले खाद बीज का प्रबंधन करें। ग्रीष्मकालीन हरे चारे के लिए ज्वार, मक्का, बाजरा एवं लोबिया में आवश्यकता अनुसार निश्चित अंतराल पर सिंचाई करें। खाली खेतों से मृदा नमूने को एकत्र कर जांच के लिए मिट्टी परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भिजवाएं। किसान भाइयों, आम में फुदका कीट के नियंत्रण हेतु रोगर या मेटासिस्टॉक्स नामक दवा का 2 या 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। विभिन्न फल वृक्षों जैसे पपीता, अमरूद आदि में निदाई गुड़ाई करें। थालों की सफाई करें एवं पौधों की उम्र के अनुसार खाद एवं उर्वरक दें। तापमान अधिक है, अतः ग्रीष्मकालीन सब्जियों, कद्दू वर्गीय फसल, भिंडी, बरबटी एवं करेला में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें तथा अनुशंसित नत्रजन की मात्रा की टॉप ड्रेसिंग करें। साथ ही नीदा नियंत्रण हेतु निदाई गुड़ाई करें तथा भूमि में नमी बनाए रखने हेतु मल्च का प्रयोग उपयोगी होगा। कद्दू वर्गीय सब्जियों में चूर्णी फफूंदी के नियंत्रण के लिए कैराथियान का छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में लाल कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु मिथाइल पैराथियान 2% चूर्ण का फल लगने के पूर्व छिड़काव करें। किसान भाइयों, वर्तमान में दिन का तापमान अधिक है, इसलिए पशुओं को दोपहर की तेज धूप से बचाएं तथा दिन में चरने के लिए न छोड़ें। पशुओं के लिए दिन में 2-3 बार ठंडे पानी का प्रबंधन करें। आगामी मौसम में पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका रोग आता है, अतः पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग के नियंत्रण हेतु टीका लगवाएं। अब समय हो गया है आपके प्रश्नों के जवाब का। निशुल्क फोन संपर्क